ये बात है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अच्छा, ह्यूमन का जो बॉडी बना है, जो कोई बॉडी बना है तो वो सेल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सेल से। सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। क्या बोलते हैं? टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम ही तो क्या बनाती है आगे चल के? बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनाती है। क्या बनाती है? ऑर्गेनिज्म। इसमें लिख सकता हूँ, ऑर्गेनिज्म भी कह सकता हूँ, तो ठीक है, ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत? बात करते हैं फिजियोलॉजी की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं? फिजियोलॉजी की। तो सेल है, क्या है? सेल। पहली बात, सेल क्या है ये देखते हैं। सेल, अगर हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अपने पास हर एक सेल का अपना फंक्शन होगा। क्या होगा? फंक्शन होगा। और हम जानते हैं कि सेल से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर बनता है टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल में फंक्शन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एक भी सेल का हो सकता है और एक से अधिक सेल का भी हो सकता है। जो ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होता है उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अपने पास अगर एक से अधिक सेल है तो उसे बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हम लोग किस में आएंगे? मल्टी सेलुलर में या यूनिसेलुलर में? हम लोग आएंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि सेल के अंदर अगर एक ही सेल के अंदर सारे फंक्शन हो, एक ही सेल के अंदर अगर सारे फंक्शन हो, मान लो कोई सेल है और इसी सेल में डाइजेशन भी हो रहा है, इसी सेल में रिस्पायरेशन भी हो रहा है, इसी सेल में अदर प्रोसेस एक्सक्रीशन भी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही सेल में सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो इसे बोलेंगे क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट। कोई दिक्कत? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट का मतलब है कि ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ठीक है। तो अपने पास यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूकैरियोट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, अगर एब्सेंट है तो प्रोकैरियोट कहलाएगा, ठीक है। अपने पास इसका एक क्लास होती है, इसे बोलते हैं प्रोटिस्टा। क्या होते हैं? प्रोटिस्टा। और ये क्या होता है? मोनेरा। क्या होते हैं? मोनेरा, ठीक है। जितना भी बैक्टीरिया है वो किस में आता है? मोनेरा में। और कुछ फंजाई है, कुछ एल्गा है, कुछ अपने पास ऐसे एनिमल हैं जो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। अगर हम बात करें, अमीबा का नाम सुना है? ये एक सेल है ना, ये अमीबा है, इनरेगुलर सेल होता है। क्या होता है? इनरेगुलर सेल होता है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अपने पास एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। तो अपने पास बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ये भी एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये किसे बोलेंगे? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अपने पास एक सेल के बाद जितने भी सेल है सबके अंदर अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो क्या हो जाएंगे? सबके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट पाया जाएगा। तो अपने पास सेल से मिलकर क्या बना? टिश्यू। तो अपने पास जो सेल में फंक्शन होगा वही टिश्यू में फंक्शन होगा। तो अपने सिमिलर या डिसिमिलर टाइप के सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। फंक्शन सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेल के अंदर की फिजियोलॉजी, ठीक है, सेल के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसी की स्टडी क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपने पास फिजियोलॉजी क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, विथ डिटेल स्टडी ऑफ सेलुलर फंक्शन। क्या है? सेलुलर फंक्शन।
अगर फंक्शन के अंदर के स्टडी की जाए, क्या की जाए, सेल के अंदर के फंक्शन की स्टडी की जाए, उसे क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजी। ठीक है, अब फिजियोलॉजी है, सेल के अंदर न्यूट्रिशन की जरूरत है। किसकी जरूरत है, सेल के अंदर एटीपी चाहिए। क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखा है। क्या लिखा है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी है। क्या है, एनर्जी है। एनर्जी चाहिए सेल को, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अगर मैं बात करूँ, ये अपने पास लिखा है कार्बोहाइड्रेट। क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट। ना लिख मैं फूड लिख दूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास फूड से क्या मिलेगी, एनर्जी। अच्छा, अगर अपने पास ये जो फूड है ना, तो अपने पास फूड को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर फूड है तो क्या फूड से डायरेक्ट एनर्जी मिल जाएगी, नहीं, फूड को तोड़ना पड़ेगा। और जो फूड का ब्रेकडाउन है, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड, तो उस जिसमें स्टडी की जाएगी कैसे फूड का टूटना है, कैसे उसका डाइजेशन है, वो अपने पास एक चैप्टर आएगा डाइजेशन। क्या आएगा, डाइजेशन। ठीक है, अपने पास देखो डाइजेशन, तो अपने पास ये फूड है ना, ये फूड 3 तरीके का हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ठीक है, अपने पास इतना भी फूड पार्टिकल दे रखा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है। किसके फॉर्म में दे रखा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, ये प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। जब ये कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जैसे अपने पास कार्बोहाइड्रेट है, अपने आलू खाएंगे तो अपने पास स्टार्च खा रहे हैं ना, ठीक है, क्या स्टार्च को हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, सेल कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते स्टार्च को, तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज। क्या एब्जॉर्ब कर पाएगी सेल, ग्लूकोज। तो अपने पास स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं डाइजेशन। क्या बोल रहे हैं, डाइजेशन। कोई दिक्कत, तो एक तो चैप्टर आ गया डाइजेशन। अगर डाइजेशन होगा तो क्या ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी, अभी सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा। जब ऑक्सीडाइज किया जाएगा तो किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। अच्छा बताओ, क्या ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है और सेल तक ऑक्सीजन ले जाने का काम किसका है, सेल तक ऑक्सीजन ले कौन जाएगा, हमारे बॉडी में एक सर्कुलर सिस्टम है ना, ब्लड है, तो ब्लड क्या करता है, एटमॉस्फेरिक CO2 को पकड़ता है और क्या करता है, पहली बात रिस्पायरेशन जाता है, सांस के थ्रू अंदर जाती है, फिर लंग्स में डिफ्यूजन होता है, फिर ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचती है। तो अपने पास इसको डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, ऑक्सीजन की स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे, रिस्पायरेशन। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम किसका हो जाएगा, सर्कुलेशन का। किसका हो जाएगा, सर्कुलेशन का। जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो कैटाबॉलिज्म के दौरान प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, रॉ मटेरियल बचेगा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उसका होगा एलिमिनेशन। क्या होगा, एलिमिनेशन। अगर प्रोटीन टूटेगा तो अपने पास उसको अलग करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब हम लोगों की जो बॉडी की फिजियोलॉजी है वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से इंटरकनेक्टेड है। क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग पहले जो चैप्टर दे रखा है वो दे रखा है डाइजेशन, लास्ट में, ठीक है, वो क्या दे रखा है, डाइजेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, डाइजेशन। तो हम वहीं से चालू करते हैं, डाइजेशन क्या है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि फिजियोलॉजी किसके अंदर होती है, सेल के अंदर। सेल के नॉर्मल फंक्शन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। ठीक है, सेल के नॉर्मल फंक्शन को फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब फिजियोलॉजी की स्टडी करना है तो अपने पास हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजियोलॉजी की। तो पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में 16 चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, अपने पास 16 चैप्टर में दे रखा है। डाइजेशन का मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं कि देखो अपने पास, देखो एनसीईआरटी लिख रही है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। क्या लिखती है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फूड सब्सटेंस में। सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना, वो क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, अभी देखना, ये डाइजेशन 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, डाइजेशन मैकेनिकल भी हो सकता है, ठीक है, मैकेनिकल। डाइजेशन केमिकल भी हो सकता है। क्या हो सकता है,
केमिकल भी हो सकता है। तो अपने पास मैकेनिकल डाइजेशन अलग होगा, केमिकल डाइजेशन अलग होगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस की, तो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसमें सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका आता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कोई दिक्कत। दूसरा नाम आता है प्रोटीन का। क्या आता है? प्रोटीन का। तीसरा नाम आता है लिपिड। क्या होता है? लिपिड, ठीक है, लिपिड्स। चौथा नाम आता है न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। तो अपने पास ये है, क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है। ये अपने पास बॉडी में मेजर अमाउंट में चाहिए। क्या है? लार्ज अमाउंट में चाहिए। हमारी सेल इन्हें लार्ज अमाउंट में। तो अपने पास दो तरीके से कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस होता है। एक होता है मेजर क्वांटिटी। क्या होता है? मेजर क्वांटिटी। एक होता है माइनर क्वांटिटी। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? माइनर क्वांटिटी। ठीक है। तो अपने पास मेजर क्वांटिटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड है। माइनर क्वांटिटी में अपने पास क्या क्या चीज़ लेते हैं? तो माइनर क्वांटिटी में लेते हैं विटामिन। क्या लेते हैं? विटामिन प्लस मिनरल, और इसमें कुछ वाटर का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अपने पास फूड सब्सटेंस कितने तरीके हो गए? दो। एक तो मेजर क्वांटिटी हो गई, दूसरा माइनर क्वांटिटी हो गई। जो मेजर क्वांटिटी है उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, लिपिड आता है, न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक है। और माइनर क्वांटिटी में विटामिन, मिनरल प्लस वाटर आता है। अच्छा बताओ, अपनी जो सेल है, ये सेल है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है कि यूनिसेलुलर? हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर? एक ही सेल से बने हैं या एक से अधिक सेल से? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब है कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक खास बात होती है कि अपने पास देखो सेल के बाहर डाइजेशन हो। कहाँ हो? सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये बात समझते हैं, ठीक है। डाइजेशन, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो तो उसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब विद इन सेल, इनसाइड द सेल। क्या? इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो उसे बोलेंगे इंट्रा सेलुलर। क्या बोलेंगे? इंट्रा सेलुलर। अच्छा बात समझते हैं, देखो अच्छा डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी भी सेल डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कभी भी सेल, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड हो, सेल इन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सेल अपने तरफ अंदर ले नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि सेल का जो अपने पास कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, इनका साइज बहुत बड़ा है और सेल में इतना साइज नहीं है कि इनको अंदर ले सके। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर देगा? सिंपल फूड सब्सटेंस में। अगर मैं बात करूं, जो अपने पास जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये पॉलीमर यूनिट है। ये सब क्या दे रखा है? पॉलीमर दे रखा है। क्या दे रखा है? पॉलीमर। और पॉलीमर जब टूटेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? मोनोमर में। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमर है उसे बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। ग्लूकोज के का भाई एक होता है फ्रक्टोज। क्या होता है? फ्रक्टोज। तो अपने पास ये कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है? मोनोमर। सेल इन्हें एब्जॉर्ब कर सकती है। क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। कभी भी सेल कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एब्जॉर्ब किसको करेगी? चाहे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे या फ्रक्टोज को, ठीक है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से। तो सेल किसको एब्जॉर्ब करती है? प्रोटीन को नहीं एब्जॉर्ब करती, सेल अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करती है। तो ये प्रोटीन का मोनोमर हुआ। किसका मोनोमर हुआ? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ? अमीनो एसिड। अपने पास देखो ये लिपिड है। क्या है? लिपिड को सेल कभी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो एब्जॉर्ब किसको करेगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अपने पास ये जो इसका मोनोमर है, ये क्या है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। कोई दिक्कत? तो अपने पास देखो ये क्या है? सब मोनोमर। क्या है? मोनोमर। सेल इन्हीं को एब्जॉर्ब कर पाएगी। ये क्या है? मोनोमर, ठीक है। अपने पास देखो ये जो अपने पास न्यूक्लिक एसिड है, ये भी कॉम्प्लेक्स फूड है। तो अपने पास इसे क्या है? ये नाइट्रोजन बेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। किसको? नाइट्रोजन बेस को एब्जॉर्ब कर सकती है। पेंटोज शुगर को एब्जॉर्ब कर सकती है। किसको? क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड है 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट। कोई दिक्कत? तो अपने पास सेल किन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एब्जॉर्ब किसको करेगी? सिंपल फूड सब्सटेंस का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपल फॉर्म है वो ग्लूकोज और
फ्रक्टोज है, तो सेल कभी भी कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। करेगी किसको? चाहे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करे या फ्रक्टोज को। प्रोटीन को सेल कभी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एब्जॉर्ब किसको करेगी? अमीनो एसिड को। लिपिड को कभी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। एब्जॉर्ब किसको करेगी? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को। अपने पास न्यूक्लिक एसिड को कभी सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। एब्जॉर्ब किसको करेगी? नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट को। तो मेरे कहने का मतलब, लेकिन फूड में तो पाया जाता है ये, जैसे अपने पास हम आलू है ना, आलू में क्या पाया जाएगा? स्टार्च पाया जाएगा। ठीक है, स्टार्च है तो ग्लूकोज, लेकिन वो पॉलीमर में है। क्या है? पॉलीमर, स्टार्च के फॉर्म में। क्या है? स्टार्च के फॉर्म में। तो पहले जरूरी है ना कि उस स्टार्च को डाइजेस्ट किया जाए, मोनोमर बनाया जाए। पॉलीमर से किस में कन्वर्ट किया जाए? मोनोमर से। देखो अपने पास हम बात किए कि अपने पास जो डाइजेशन है, क्या है? डाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फूड सब्सटेंस में। तो डाइजेशन दो प्रोसेस से होगा। कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से। एक तो हो सकता है मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत? ठीक है, मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा हो सकता है बायोकेमिकल या केमिकल। ठीक है, बायोकेमिकल डाइजेशन, कोई दिक्कत? जिसे हम कह रहे हैं कि जब हम फूड को चबा रहे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे होते हैं, उसमें हम किसी तरीके कोई सलाइवा, कोई एंजाइम ऐड नहीं कर रहे होते, तो क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन होता है। फूड को देखो, अब मैं कह सकता हूं लार्ज सब्सटेंस को, लार्ज सब्सटेंस को स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ना, स्मॉल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना, ब्रेक डाउन करना। ये क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहलाता है? मैकेनिकल डाइजेशन। कोई दिक्कत? ये कहलाएगा मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, तो अपने पास जो आलू को है, पोटैटो है, उसे हम छोटे छोटे लार्ज सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? छोटे छोटे सब्सटेंस। या मैं कह सकता हूँ पॉलीमर को किस में तोड़ रहे हैं? मोनोमर को। जैसे ही हम उसमें केमिकल ऐड करेंगे, जैसे छोटे छोटे सब्सटेंस हो जाएंगे, अब उसमें सलाइवा का मिक्सअप हो रहा है, तो सलाइवा क्या है? केमिकल है ना। सलाइवा एक केमिकल है। जब छोटे छोटे टुकड़ों में सरफेस, देखो किसी चीज़ में देखो केमिकल का एडिशन जो है ना, सलाइवा अच्छी तरह से मिक्सअप हो सके फूड में। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा किसी चीज़ का, तो वहाँ पे जो क्या कहते हैं वहाँ पे चीज़ सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा ना। तो अपने पास हम चाहते हैं कि सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया को घेरे, तो पहले उसे अच्छे से कुतरना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना होगा। छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का काम किसका होता है? टीथ का होता है। और इसमें हेल्प क्या करती है? टंग। ठीक है, तो पहले फूड को छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। हम एक सही आलू थोड़ी रखा लेते हैं, पहले बाहर उसे काटते हैं, मुंह पे भी नहीं रखते, छोटे छोटे सब्सटेंस करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हैं ना। लार्ज सब्सटेंस किस में तोड़ रहे हैं? सिंपल सब्सटेंस, मतलब सिंपल या स्मॉल सब्सटेंस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, जब उसमें सलाइवा का एडिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? केमिकल, बायोकेमिकल। क्या हो जाएगा? वो बायोकेमिकल डाइजेशन। तो अपने पास इनिशिएट किससे होगा? पहले होगा मैकेनिकल डाइजेशन, फिर क्या होगा? बायोकेमिकल डाइजेशन। तो अपने पास एनसीईआरटी दे रखी है कि देखो, एनसीईआरटी पेज नंबर खोलो। हाँ, दोनों लोग लाए हो एनसीईआरटी? देखो, ये फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट इन फूड इज द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। विटामिन एंड मिनरल आर आल्सो स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, हमने बात पढ़ाई। ठीक है, तो एनर्जी के लिए तो इसमें पूरा का पूरा चीज़ दे रखा है। तो हम लोग पहला पैराग्राफ समाप्त किए। क्या किए? पहला पैराग्राफ समाप्त किए। उसमें कह रहा है कि डाइजेशन क्या है। तो डाइजेशन ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपल फूड सब्सटेंस में। ठीक है, या इसे बोलते हैं माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। एनसीईआरटी वर्ल्ड लिख रखी है। देखो ये क्या है? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना है? माइक्रो, ये क्या? छोटा छोटा। ठीक है, तो अपने पास माइक्रो बायोमॉलिक्यूल को क्या कह सकते हैं? इक्वल टू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। और इसे क्या कह सकते हैं? माइक्रो बायोमॉलिक्यूल। देखो अपने पास अब एब्जॉर्प्शन होता है। अपने पास जब सेल फूड को तोड़ती है ना, तो वहाँ पे एनर्जी खर्च होती है। क्या होती है? एनर्जी खर्च होती है। तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रेशन, उसके टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो अपने पास अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को उसमें कन्वर्ट करना है सिंपल फूड सब्सटेंस में। इस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। और ये सिंपल फूड सब्सटेंस है,
इसको सेल के अंदर एब्जॉर्ब करना है, इस प्रोसेस क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। तो पहले एब्जॉर्प्शन होगा कि डाइजेशन, पहले डाइजेशन होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। हम लोगों के सेल में पहले देखो, अब तुम्हें एक चीज अच्छे से बताते हैं, हम लोग देखो 2-3 चीज आई, तो अपने पास हम बात समझते हैं एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के बारे में। तो ये समझ आए डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फूड सब्सटेंस में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो 2 वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, डाइजेशन, ये 2 वर्ड समझना है, कि ये डाइजेशन दे रखा है। डाइजेशन, डाइजेशन 2 जगह होता है, 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, कोई दिक्कत, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये तुम्हें एनिमल डाइवर्सिटी जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे मिलेगा वर्ड, लेकिन मतलब यही समझो, ठीक है। डाइजेशन, ठीक है, अगर सेल के बाहर हो, आउटसाइड ऑफ द सेल, आउट साइड ऑफ द सेल, ठीक है, डाइजेशन अकर आउटसाइड ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं सेल के अंदर पहले फूड पार्टिकल को ले ले, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को अंदर ले ले सेल के अंदर, फिर डाइजेशन करे, तो क्या कहलाएगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो इनसाइड ऑफ द सेल, इनसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन हो तो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब मैं बात करता हूं कि अपने पास अगर एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना है, जैसे अपने पास ये है अमीबा है, क्या है ये, अमीबा, इनरेगुलर होता है ना, ये अमीबा है। तो ये जो अमीबा है ना, ये क्या होता है, इनरेगुलर बॉडी होती है इसकी। अब बताओ ये एक सेल के अंदर है, तो ये एंजाइम तो बाहर निकालता नहीं है, क्या करता है, देखो अब बात समझना, यहीं पे ही ये फूड पार्टिकल है, क्या है, फूड पार्टिकल है, ये सीडोपोडिया बनाता है और फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है, क्या कर लेता है, अंदर ले लेता है। तो पहले फूड पार्टिकल को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे इस फूड पार्टिकल का होगा डाइजेशन। तो कहीं पहले एब्जॉर्प्शन होता है फिर डाइजेशन होता है, कहीं पहले डाइजेशन होता है फिर एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं अमीबा में, किसमें बात करूं, अमीबा में, तो इसमें पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, फूड पार्टिकल को सेल के अंदर ले लिया गया, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है। तुमने फंगी का नाम सुना होगा, फंजाई और बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया, ये नेचर में बहुत अच्छे डीकम्पोजर पाए जाते हैं, क्या होते हैं, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर मतलब होता है कि जो सड़ी गली चीज़ होती है ना, उनको डिस्ट्रॉय कर दे, उसे डीकम्पोजर कहते हैं। जैसे अपने पास कोई लीफ गिर गई, कोई ये लीफ की पत्ती गिर गई, जब लीफ की पत्ती गिरेगी तो बैक्टीरिया अपने एंजाइम में और फंजाई अपने एंजाइम डालते हैं, क्या करते हैं, एंजाइम डालते हैं। तो यहाँ पे पहले डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिला है, क्या देखने को मिला, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइजेशन, फिर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। और अमीबा में क्या होता है, पहले एब्जॉर्प्शन फिर डाइजेशन। हम लोगों में क्या होगा, ठीक है, ये तो सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अपने पास अगर मैं कहूँ तो फंजाई है, फंजाई तो मल्टी यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है ना, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। तो दुनिया में सबसे पहले क्या आया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, क्योंकि अमीबा बाद में आया है, बैक्टीरिया पहले आया है। तो अपने पास प्रिमिटिव टाइप ऑफ डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों के देखो, हम लोगों में डाइजेशन कैसे होता है, अगर मैं बस समझा पा रहा हूँ तो ये समझो, देखो अपने पास ये बक्कल कैविटी है, ठीक है, अपने पास ये इसोफेगस है और ये स्टमक है, ठीक है। हम लोग फूड यहाँ रखें तो क्या फूड जीभ के अंदर चला जाता है, नहीं, स्लाइवा बाहर आता है, क्या आता है, स्लाइवा बाहर आता है। एंजाइम, फूड तो यहाँ भरा होता है, क्या फूड से स्टमक के सेल में चला जाता है, नहीं, यहाँ से एंजाइम बाहर आते हैं, क्या आते हैं, एंजाइम। तो हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा या इंट्रासेलुलर, हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, क्योंकि फूड पार्टिकल कहाँ पड़ा है, स्टमक में, और स्टमक की सरफेस में क्या आ रहा है, एंजाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, एंजाइम आ रहा है। माउथ में क्या आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है, क्या आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है। सेल को पहले डाइजेस्ट किया जा रहा है, जहां पे डाइजेशन पहले हो वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो, क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर। अच्छा बताओ, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रिमिटिव टाइप तो है, लेकिन एडवांस टाइप है, क्या है, एडवांस है, एडवांस टाइप ऑफ डाइजेशन है, टाइप ऑफ
डाइजेशन है। देखो एक एक चीज़ें तुम्हें समझ आएगी, पूरा क्लियर होगा। एडवांस टाइप ऑफ डाइजेशन, अच्छा इसे एडवांस टाइप ऑफ डाइजेशन इसलिए कहा गया, देखो क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के मीडियम से फूड पार्टिकल गुजर रहा है। क्या है? डिफरेंट टाइप के मीडियम से फूड पार्टिकल गुजर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो पीएच है, अगर स्लाइवा की पीएच की बात की जाए तो पीएच स्लाइवा का होता है 6.8। कितना होता है? अगर मैं स्टमक के पीएच की बात करूं तो स्टमक का पीएच होता है 1.8। क्या होता है? 1.8। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच की बात करूं तो यहाँ होता है, क्या होता है? 7.8। क्या होता है? 7.8। तो पीएच, डिफरेंट पीएच चेंज हो रहा है। जब पीएच चेंज होगा तो नेचर चेंज होगा कि नहीं? अपने पास ये क्या है? स्लाइटली एसिडिक है। क्या है? स्लाइटली एसिडिक। तो भोजन का जो डाइजेशन हुआ यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम है। अगर मैं पीएच 1.8 की बात करूँ तो ये हाईली एसिडिक है। क्या है? हाईली एसिडिक है। कोई दिक्कत? तो अपने पास यहाँ पे एसिड क्या जाता है, तो मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, जब मीडियम चेंज हो जाएगा, वेरिएशन चेंज होगा तो एडवांस टाइप हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक हो रहा है। क्या हो रहा है? पे डाइजेशन क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग को डाइजेशन होता है वो डिफरेंट टाइप के मीडियम से होके गुजर रहा होता है। कहीं पे उसका डाइजेशन एसिडिक हो रहा है, कहीं पे बेसिक हो रहा है। एसिड में कहीं हाईली एसिडिक हो रहा है, कहीं स्लाइटली एसिडिक हो रहा है। अपने पास देखो, जब हम सुबह जग के उठते हैं, ठीक है, तो देखते हो हमारे मुंह पे खट्टा खट्टा लगा रहता है। वो खट्टा खट्टा क्या है? स्लाइवा है। स्लाइवा का पीएच कितना होता है? 6.8। अगर हम जानते हैं किसी का पीएच 7 से कम है, क्या 7 से कम है तो क्या होगा? वो एसिड होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेस होगा। तो अपने पास हम जान गए कि अपने पास सबसे पहले जब टंग पे डाइजेशन होगा तो किस मीडियम पे होगा? स्लाइटली एसिडिक होता है। उसका पीएच क्या होगा? 6.8। तो हमने बात की, एक तो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की बात की, दूसरा इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात की। जो एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है वो आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, सेल के बाहर होता है। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई और ह्यूमन में, मैं यहाँ पे ह्यूमन लिख दूँ, कोई दिक्कत? ह्यूमन में क्या पाया जाएगा? एक्स्ट्रासेलुलर। ह्यूमन में क्या पाया जाएगा? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेलुलर। तो इसके लिए प्रिमिटिव याद रखना, और मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। क्या होता है? मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। और अगर सेल के अंदर हो जाएगा तो इंट्रासेलुलर होता है। तो जो लोअर एनिमल होते हैं, क्या होते हैं? लोअर एनिमल, लोअर एनिमल, ठीक है, वहाँ पे क्या पाया जाएगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में जो एनिमल आते हैं वहाँ पे अमीबा है, यूग्लिना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कुछ इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन फंजाई भी, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, यहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंट्रासेलुलर होता है। कहीं कहीं जब तुम डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ोगे ना तो एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों पाया जाएगा। जैसे अपने पास पोरीफेरा है, सेलेंट्रेटा है, नाम सुना है ना? पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, वहाँ पे एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों पाया जाता है। डिपेंड करता है कि फूड पार्टिकल कहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई? देखो हर एक चीज़ कवर की जाएगी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांट देते हैं। डाइजेस्टिव, ठीक है, तो दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। कोई दिक्कत? एक को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अपने पास जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, खोखला होता है। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? ये क्या होता है? हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अपने पास देखो ये चालू होता है माउथ में, सबसे पहले क्या होता है? माउथ, ठीक है, फिर होता है माउथ से इसोफेगस। क्या होता है? इसोफेगस। कोई दिक्कत? फिर इसोफेगस से अटैच चीज होती है स्टमक। क्या होती है? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आता है? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, पहला क्या है? माउथ, लास्ट क्या है? इंटेस्टाइन। ठीक है, अपने पास अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं, डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं, तो अपने पास स्लेवरी ग्लैंड एक होगी। क्या होगी? स्लेवरी ग्लैंड। कोई दिक्कत?
दूसरा होता है पेनक्रियाटिक ग्लैंड, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, ठीक है। तीसरा होता है लीवर, क्या होता है, लीवर। चौथा होता है बाइल, ठीक है, लीवर और बाइल। अपने पास क्या है, ये सब है स्लाइवरी। अपने पास ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अपने पास जो लीवर या इसे बोल सकते हैं गाल ब्लैडर, क्या बोल दो, गाल ब्लैडर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अपने पास देखो माउथ है, माउथ को दो भागों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, कोई दिक्कत। एक को बोलते हैं ओरल कैविटी, क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, कोई दिक्कत। बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। अगर मैं कुछ फिगर समझूं तो अपने पास देखो ये माउथ है, क्या है, माउथ। फिगर बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ज़रूरत भी नहीं है। ये अपना माउथ है, ठीक है। माउथ में क्या क्या चीज़ पाई जाती है, देखो एक तो टंग पाई जाती है, टीथ पाई जाती है और पैलेट पाई जाता है। ऊपर वाला सरफेस होता है पैलेट बोलते हैं। अपने पास देखो दांत और गाल के बीच में स्पेस पाया जा रहा है ना, ये टीथ और इस गाल के बीच में स्पेस पाया जाता है ना, इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। जो दांत और टीथ के बीच में स्पेस पाया जाता है जहाँ पे खैनी रखी जाती है, ठीक है। खैनी, खैनी जानते हो कि नहीं, तम्बाकू, ठीक, कहाँ रखते हैं लोग, गुटखा कहाँ रखते हैं, कहाँ, इसके बीच में, गाल और दांत के बीच में रखते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। जहाँ हम फूड को ले जाते हैं उसे बोलते हैं ओरल कैविटी, क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी। तो माउथ को दो भागों में बांट दिया गया, क्या, दो भागों में। एक को बोल दिया गया बक्कल कैविटी, दूसरे को बोल दिया गया ओरल कैविटी। अपने पास देखो यहाँ से कनेक्टेड है माउथ, किससे कनेक्टेड है, ईसोफेगस से, ईसोफेगस से कनेक्टेड है, कोई दिक्कत। और ईसोफेगस खुल रहा है स्टमक में, कहाँ खुल रहा है, यह है स्टमक, ठीक है। स्टमक, स्टमक के होते हैं चार पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, चार। स्टमक के चार पार्ट होते हैं। जहाँ पे ईसोफेगस खुलता है उसे बोलते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्डियक पार्ट, कोई दिक्कत। अपने पास ये जो भाग दिख रहा है जो ऊपर साइड होता है माउथ की तरफ, उसे बोलते हैं फंडस, क्या बोलते हैं, फंडस, ठीक है। अपने पास ये जो भाग दिख रहा है ना इसे बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी। और अपने पास ये जो लोअर लास्ट पार्ट होता है स्टमक का, इसे बोलते हैं पाइलोरिक, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, कोई दिक्कत। तो स्टमक के कितने पार्ट हो गए, स्टमक के कितने पार्ट हो गए, चार, ठीक है। कौन कौन, एक तो हो गया कार्डियक पार्ट, दूसरा हो गया फंडस पार्ट, तीसरा हो गया बॉडी, चौथा पाइलोरिक, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो जो ये फंडस वर्ड, अपने पास जो कार्डियक वर्ड लिया गया है, कार्डियक पार्ट, अपने पास हर्ट को बोलते हैं कार्डियक, क्या बोलते हैं, हर्ट को कार्डियक बोलते हैं। तो अपने पास जो कार्डियक एक लैटिन वर्ड है और हर्ट बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है। अपने पास ये है तो इंग्लिश वर्ड है, तो अपने पास यह इस वाले रीजन यहाँ पे हर्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है क्या, कार्डियक रीजन। बॉडी जो भी चीज़ माउथ की तरफ होगी उसका नाम फंडस यूज करेंगे, क्या करेंगे, फंडस। यूट्रस में हम पढ़ेंगे फंडस, स्टमक में क्या पढ़ रहे हैं, फंडस। तो फंडस जो माउथ के डायरेक्शन की तरफ टूवर्ड माउथ होगा वो क्या चीज़ कहलाएगी, फंडस। और जो शरीर का सबसे बड़ा पार्ट होगा उस ऑर्गन का उसे बोलेंगे बॉडी। और ये लोअर लास्ट पार्ट क्या बोलते हैं, पाइलोरस, क्या बोलते हैं, पाइलोरस। तो स्टमक के कितने पार्ट हो गए, चार। अपने पास पहला पार्ट है कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। बॉडी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं करता, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से तीन ऑप्शन बन सकते हैं, नहीं तो है चार, ठीक है। मेन दो ही होते हैं, एक होता है कार्डियक पार्ट, दूसरा होता है पाइलोरिक, ठीक है। लेकिन वो एनाटॉमी में चला जाएगा, अभी ज़रूरत नहीं है। पाइलोरिक इंटरनम, पाइलोरिक कैनाल, ठीक है, वो सब इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। अब बात करते हैं, देखो अपने पास ये क्या हुआ, स्टमक, ठीक है। स्टमक जहाँ से चालू होता है ना, ख़त्म होता है, वहीं से इंटेस्टाइन चालू हो जाती है। अगर मैं बात करूँ अपने पास ये क्या है, ईसोफेगस, ये क्या है अपने पास, स्टमक, ठीक है। ये स्टमक का लोअर पार्ट है। और अपने पास ये जो घूमता हुआ स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसे बोलते हैं डेडुनम, क्या बोलते हैं, डेडुनम। अपने पास ये यहाँ से इंटेस्टाइन चालू होती है, ये क्या लिख रहा है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन दो तरीके की होती है, कितने तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन होती है। तो अपने पास ये पहला है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, कोई दिक्कत। तो अपने पास ये जो है, ये पाइलोरिक के पहले जो पार्ट चालू होता है इसे बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होता है, ये है स्मॉल
इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अपने पास ऐसे घूमता है, ठीक है। अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला पार्ट को बोलते हैं डेडुनम, क्या बोलते हैं? डेडुनम। दूसरे पार्ट को बोलते हैं जेजुनम। तीसरे पार्ट को बोलते हैं इलियम, क्या बोलते हैं? इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट हो गए? 3। पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। अपने पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसका डायमीटर चौड़ा होता है, क्या होता है? चौड़ा होता है, लेकिन लंबाई कम होती है, क्या होती है? कम होती है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन डायमीटर कम होता है। अपने पास जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, जो पहला पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्या? सीकम, क्या बोलते हैं? सीकम। दूसरे को बोलते हैं कोलन, क्या बोलते हैं? कोलन। और तीसरे को बोलते हैं रेक्टम, क्या बोलते हैं? रेक्टम। तो अपने पास बात समझ आ गई। तो अपने पास डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हैलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल भरा रहेगा, जिसमें डाइजेशन होना है। क्या होता है? जिसमें डाइजेशन होता है। और जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जहाँ से एंजाइम निकलेंगे, उन्हें बोलेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हम 4 तरीके के पढ़ेंगे। एक तो सलेवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, दूसरा पेनक्रियाटिक ग्लैंड पढ़ेंगे, तीसरा लीवर पढ़ेंगे, चौथा गॉलब्लैडर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपने पास ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे डाइजेशन होगा। हम बताते हैं डाइजेशन चालू कहाँ से होता है। डाइजेशन चालू होगा माउथ से। कहाँ से चालू होगा? माउथ से। और टिल एंड कहाँ होगा? रेक्टम में। कहाँ होगा? रेक्टम में। तो हम थोड़ा इसकी बात करते हैं, ये बात समझ आए फिगर के माध्यम से। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कुछ ऐसे देखो, थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर सही नहीं बन पा रहा अभी, ठीक है। ये क्या अपने पास? ये लार्ज इंटेस्टाइन है, क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। अपने पास ये वर्म फॉर्म अपेंडिक्स होती है, जहाँ से ये जेजुनम आके जुड़ती है, ये वाली जेजुनम, उसे क्या बोलते हैं? इस वाले रीजन को बोलते हैं सीकम, क्या बोलते हैं? ये सीकम। और ये वाला स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? कोलन, क्या बोलते हैं? कोलन। अच्छा, कोलन की बात करें, यहाँ पे अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है? अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के हम कितने पार्ट पढ़े? 3। एक तो पढ़े सीकम, क्या पढ़े? सीकम। दूसरा पढ़े कोलन, ठीक है। जो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो सीकम होता है, क्या होता है? सीकम। और जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कोलन होता है। इसे पढ़ते हैं, ये क्या है? रेक्टम, क्या है? रेक्टम। कोई दिक्कत? अच्छा, कोलन के भी कई पार्ट होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। अपने पास देखो, इसे ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसे बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, क्या बोलते हैं? एसेंडिंग। इसे बोलते हैं ट्रांसफर कोलन, क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। ये क्या होगा? डिसेंडिंग कोलन। बाद में क्या हो जाएगा? सिग्मॉइड कोलन। क्या हो जाएगा? सिग्मॉइड कोलन। तो पहले बोलते हैं एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग कोलन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कोलन, क्या हो जाएगा? ट्रांसफर कोलन। तीसरा डिसेंडिंग कोलन। चौथा होगा सिग्मॉइड कोलन, क्या होगा? सिग्मॉइड कोलन। फाइनली रेक्टम, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। फिगर देख लो एनसीईआरटी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, तुम जाना, ये वीडियो असम में पड़ जाएगा सुबह तक, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी कोई दिक्कत हो इसे एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अपना शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहना, ठीक है। और एनसीईआरटी बार बार पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी की कोई लाइन नहीं छूटेगी और एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आने हैं फिजियोलॉजी के। लेकिन ये जो चीज़ तुम्हें टर्म बताए जा रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी में खुद को एक्सप्लेन करने के लिए टीचर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कुछ लोग बोल के निकल जाएंगे, लेकिन अपने आप को एक एक चीज़ समझानी है, ठीक है। जैसे उसमें कहा था फंडस, तुम बोल सकते थे केवल फंडस 4 पार्ट है, लेकिन मैंने बताया ना टूवर्ड माउथ, अगर माउथ की तरफ डायरेक्शन है तो उस चीज़ को क्या बोल देंगे? फंडस। कार्डियक रीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हार्ट पाया जाता है, ठीक है। लोअर लास्ट पार्ट पाइलोरिस मैंने होता है अवे, दूर, ठीक है। तो ये पाइलोरिक पार्ट हो जाएगा। जो लार्ज पार्ट हो जाएगा सबसे स्टमक, ठीक है। तो अपने पास 4 तरीके के स्टमक के पार्ट हो गए। तो अपने पास क्या हो गया? मेजर चीज़ तो ये समझ आई, ठीक है। अब स्लेवरी ग्लैंड की बात करते हैं, इन्हें हम डिटेल में और देखेंगे आगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम चीज़ें एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। पहले माउथ पढ़ेंगे, ठीक है। माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, उसमें बात करेंगे।
है। थोड़ा इंटेस्टाइन के बारे में और देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे वीडियो में अच्छे से नहीं है। ठीक है, इंटेस्टाइन कितने पार्ट हो गए इंटेस्टाइन के? इंटेस्टाइन के हो गए, टाइन कितने पार्ट हो गए? 2। एक हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई दिक्कत? और दूसरा क्या हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन, कोई दिक्कत? एक हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, एक हुआ लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हुए, एक हुआ डेडुनम, क्या हुआ? डेडुनम। दूसरा क्या हुआ? जेजुनम। तीसरा हुआ इलियम, कोई दिक्कत? अपने पास लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट हुए? 3। एक हुआ सीकम, क्या हुआ? सीकम। दूसरा हुआ कोलन, क्या हुआ? कोलन। तीसरा हुआ रेक्टम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हम बात करते हैं ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉलेस्ट पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन क्या है? लार्ज पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है? लार्ज पार्ट, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोई दिक्कत? तो अपने पास स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज, देखो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? सीकम। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इस लार्ज इंटेस्टाइन कोलन। ठीक है, अपने पास अगर कोलन की बात की जाए ना तो मैं कोलन को 4 भागों में बांट देता हूँ। कितने भागों में? 4। अपने पास देखो ये कोलन का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, इन्हें बोलते हैं हास्ट्रा। ठीक बात समझो, अपने पास क्या है? ये वाला पार्ट, ये इसे बोल रहे हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। अपने पास ये जो चीज़ दिख रहा है इसे बोलते हैं कोलोन, कोलन हुआ। ठीक है, अपने पास ये चीज़ देखो, ये इधर को एसेंड कर क्या कर रहा है? एसेंड। ये क्या? डिसेंड, एसेंड कर रहा है, इसे बोलते हैं एसेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग कोलन। अपने पास देखो ये ट्रांसफर कोलन है, क्या है? इसे बोलते हैं ट्रांसफर कोलन, और इसे बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। ठीक है, अपने पास ये जो स्ट्रक्चर घुमा हुआ दिखता है इसे बोलते हैं सिग्मॉइड कोलन। क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड कोलन, कोई दिक्कत? अपने पास ये फाइनली कहाँ खुलता है? रेक्टम में। ठीक है, इसे थोड़ा मेंशन करो। ठीक है, तो अपने पास ये क्या है? बना लेना। ठीक है, तो बात समझ गए क्या? अपने पास क्या है? ये देखो ये जो चीज़ दिख रही है ये अपने पास स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ये हाईली कॉइल्ड होती है। क्या होती है? ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? जेजुनम। जेजुनम खुला कहाँ? सीकम में। सीकम कहाँ खुल रहा है? कोलन में। कोलन के किस पार्ट में खुल रहा है? तो आप बोलोगे एसेंडिंग कोलन में। एसेंडिंग कोलन कहाँ खुल रहा है? ट्रांसफर कोलन में। ट्रांसफर कोलन कहाँ खुल रहा है? डिसेंडिंग कोलन में। डिसेंडिंग कोलन कहाँ खुल रहा है? सिग्मॉइड कोलन में। सिग्मॉइड कोलन कहाँ खुल रहा है? रेक्टम में। तो मैं एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर की जो बात किया वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो तुम बोलोगे माउथ टू एनस। कहाँ तक फैला हुआ? माउथ टू एनस। एनस, कोई दिक्कत? माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ है। अपने पास ये जो रेक्टम है ना, ये रेक्टम आगे चल के एनस बनाता है। क्या बनाता है? एनस, कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आ रही है?